हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया, सब खैरियत, सब बल्ले बल्ले, टकाटक एकदम बहरंड गतई, बहरंड ही रहने चाहिए। तो हमारी जो क्लास हुई थी उसके ऊपर एमसीक्यूज हम लेके आए हैं अभी। इसमें कुछ जो मेवाड़ के कुछ अन्य जो राजवंश थे, गुहिलों की कुछ वंशज जिन्होंने अलग अलग जगह पे जा करके अपनी शाखाएं स्थापित करी। 4 जगह है वो: बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मूलतः देवलिया बोलते हैं। फिर प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ कस्बा बसाया और फिर बाद में उदय सिंह ने इसको राजधानी बनाया। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और शाहपुरा। बेसिकली ये 4 हैं, तो इसमें से कुछ हो गए थे और कुछ अभी रह गए हैं, वो अपन कर रहे हैं अभी। ठीक है ना। शायद थोड़ी सी इमेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना। आवाज़ तो साफ साफ आ रही है ना। आवाज़ ठीक आ रही है। तो इनके बाद में जो कुछ रह गए थे इसमें से वो, और फिर मारवाड़, ये हमने शुरू कर दिया था क्लास के अंदर। उसके ऊपर क्लास चल रही है, वो हो चुकी है और इसकी एमसीक्यूज ओपन अब लेके आए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता की क्रांति में देवलिया के किस शासक ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता नीमच में भेजी थी। क्लास में बताया था मैंने आपको कि ये जो थे, इन्होंने 1857 के क्रांति के अंदर अंग्रेजी सेना का साथ दिया, देना ही था, संधि जो रखी थी। और सिर्फ राजस्थान के नहीं, भारत में उस समय जितनी भी रियासतें थी उसमें अधिकांश जो है उन्होंने अंग्रेजों की ही सहायता की थी। और एक अंग्रेजी जो अफसर हैं वो ये कहते हैं कि अगर 1857 की क्रांति में ये देशी रियासतें हमारे साथ नहीं देती तो इस भंवर के अंदर अंग्रेजी सेना का जहाज डूब जाता। 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजी सेना उखड़ जाती अगर ये देशी शासक साथ नहीं देते तो उसमें सिर्फ राजस्थान के नहीं है, ऑलमोस्ट पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश राज था वहाँ के सभी देशी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अधिकांश, कुछ जगह ने नहीं दिया। वो 1857 की क्रांति में है भी सही फेमस, जब इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कौन थे वो जिन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए नीमच के अंदर अपनी सेना भेजी थी? दलपत सिंह, गोपाल सिंह, प्रतापगढ़ और सलीम सिंह। कौन थे इसमें से? तो ये थे दलपत सिंह। देवलिया के शासक 1857 के समय दलपत सिंह ही थे। ये एक साथ 2 राज्यों का प्रभार संभाल रहे थे, डूंगरपुर का, है ना, और साथ में बांसवाड़ा। दलपत सिंह थे ये। अगला सवाल, निम्न में से किसने 1867 ईस्वी में देवलिया के स्थान के ऊपर प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया? इस प्रतापगढ़ के नाम से आप हो सकते हो कंफ्यूज कर, प्रतापगढ़ की राजधानी बनाने वाला प्रताप सिंह होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ बसाया था कस्बा, लेकिन उसको राजधानी जो बनाया था वो इन्होंने नहीं बनाया। वो इनके बाद में शासक आए, दलपत सिंह के बाद में उन्होंने उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह ने प्रतापगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। कुछ ध्यान है कि नहीं है क्लास में पढ़ाया हुआ? यूं ही बस यूं ही चलता रहता है। उदय सिंह। अगला सवाल, निम्न में से किस शासक के समय प्रतापगढ़ राज्य में, या थोड़ी इमेज थोड़ी आगे पीछे हो रही है, वीडियो थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आवाज़ तो मेरी आ ही रही है ना। और अगर आप लोग कहो तो इमेज को हटा ही देंगे एक बार के लिए। निम्न में से किस शासक के समय प्रतापगढ़ राज्य में सती प्रथा और कन्या प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी? जब मैंने कहा था इनके टाइम के अंदर ये एक अच्छा काम हुआ जिसके लिए इनको ध्यान रखा जाना चाहिए। किसके समय के अंदर प्रतापगढ़ के अंदर सती प्रथा और कन्या प्रथा जो है, कन्यावध, उस प्रथा के ऊपर, भ्रूण हत्या जो होती है, और उसके बाद में जब बेटी पैदा हो जाती है, भ्रूण नहीं हो पाया तो जो बेटी पैदा हो गई उसको मार दिया, उस पर पाबंदी लगाई गई थी।
क्योंकि जो दौर था वो थोड़ा सुधारों का चल रहा था। 1834 से ही 1829 से ही एक्चुअली इंडिया के अंदर ये सती प्रथा वगैरह जो है उसको बंद कर दिया गया था। सबसे पहले विलियम बेंटिक के प्रयासों से, जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था। क्यों? क्योंकि इनकी भाभी जो है ना राजा राम मोहन राय की, उनको सती कर दिया गया था। वो देखा था इन्होंने, तो ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने अपने प्रयास करके 1829 के अंदर सती प्रथा पे बैन लगाया था। उसके बाद के अंदर राजस्थान में भी दौर चले, कई लोगों ने सुधार किए। तो प्रतापगढ़ के कौन से राजा थे, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, संदर्भ में आ रहा है, इसलिए जानना जरूरी है। दलपत सिंह, गोपाल सिंह, उदय सिंह, प्रताप सिंह, कौन थे? बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। दलपत सिंह नहीं है, गोपाल सिंह भी नहीं है, प्रताप सिंह भी नहीं है, ये उदय सिंह ही है। ठीक है, उदय सिंह के टाइम के ऊपर सती प्रथा और कन्यावध, इस पर पाबंदी लगाई गई थी। क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा था कि ब्रिटिशों से संधि कर रखी थी, है ना, और ब्रिटिशों की नज़र में ये चीज़ें बहुत गलत थी। तो कुछ लोगों ने आगे से आए और पहल की, और उसको ब्रिटिश सरकार ने माना। जब माना, क्योंकि अधीनता तो थी, स्वीकार कर ही रखी थी, तो इन्होंने भी क्या, उसको बैन कर। ठीक है, निम्न में से किसने प्रतापगढ़ राज्य में न्याय संबंधी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्याय संबंधी अंतिम निर्णय हेतु राज्य की सर्वोच्च अदालत राज्यसभा गठित की थी? राज्यसभा। प्रतापगढ़ के अंदर एक से शासक हुए जिन्होंने, जैसे आज वर्तमान के अंदर फाइनल अपील कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है ना। मृत्युदंड वगैरह के जो होते हैं उसमें राष्ट्रपति का चलता है, लेकिन वो भी क्या है, सलाह पे करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे। लेकिन जनरल टाइम्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन अंतिम होता है। तो वैसे ही क्या है, प्रतापगढ़ के अंदर फाइनल डिसीजन, अंतिम डिसीजन के लिए सर्वोच्च अदालत स्थापित की थी राज्यसभा, उसका नाम राज्यसभा था। तो ये किसने स्थापित की थी? उदय सिंह ने, दलपत सिंह ने, गोपाल सिंह ने, रघुनाथ सिंह। अब उदय सिंह जी नहीं आएंगे, ये रघुनाथ सिंह जी थे। रघुनाथ सिंह जी के टाइम पे कुछ काम हुए थे प्रतापगढ़ के अंदर, है ना, तो उसमें से एक ये भी है, और भी कुछ है। अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के भी इन्होंने काम किए, स्वामी बने रहे, स्वामी भक्ति दिखाई इन्होंने अंग्रेजों की तरफ। अंग्रेजों ने इनको उपाधि भी दी फिर बाद में। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रख लो, ध्यान रहेगा। राज्यसभा, प्रतापगढ़ के अंदर न्याय संबंधी अंतिम निर्णय के लिए सर्वोच्च अदालत राज्यसभा। या ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि राज्यसभा किस जिले से संबंधित है, या किस जिले के शासक ने, किस रियासत के शासक ने बनवाई थी न्याय संबंधी अंतिम निर्णय के लिए राज्यसभा? राज्यसभा थी क्या? कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको ना। प्रतापगढ़ के अंदर हुआ था ये संस्था प्रतापगढ़ में स्थापित की गई थी। किसने स्थापित की थी? रघुनाथ सिंह जी ने स्थापित की थी। अगला सवाल, किसने अंग्रेजी शिक्षा हेतु प्रतापगढ़ के अंदर पिन्हे नोबेल्स स्कूल, पिन्हे नोबेल्स स्कूल की स्थापना की थी अंग्रेजी शिक्षा के प्रतापगढ़ के अंदर? मैंने कहा भी है थोड़ी देर पहले कि उन्होंने थोड़े से काम करवाए थे, है ना, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित काम करवाए। फिर मैंने कहा कि इनको थोड़ी उपाधि भी दी गई थी बाद में अंग्रेजों की तरफ से। तो कुछ काम हुए थे, अस्पताल भी बनवाए थे इन्होंने, हॉस्पिटल भी बनवाए थे, कुछ काम करिए थे। कौन थे ये रघुनाथ सिंह ही थे। ठीक है, उदय सिंह की बात आए तो प्रतापगढ़ को राजधानी बनाने वाले हैं। ठीक है, दलपत सिंह की बात आए तो दलपत सिंह ने छावनी, जो नीमच जो छावनी है, वो वहां पे अपनी सेना भेजी थी अंग्रेजों के लिए। ठीक है, गोपाल सिंह ने गोपाल सर टाइप का तालाब वाला बनवाया था, गोपाल सर तालाब, एक गोपाल राव तालाब इस तरह करके तालाब वाला बनवाया, कुछ इस तरह से काम करे थे, बाकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ सिंह ने 2-4 और का एक्स्ट्रा काम करवाए, जिसमें से अंग्रेजी शिक्षा के लिए नोबेल स्कूल स्थापित किया है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और क्या किया, अभी हमने देखा राज्यसभा, एक संस्था का निर्माण करवाया जो जुडिशरी से संबंधित थी। ठीक है, फाइनल डिसीजन देने वाली संस्था राज्यसभा, ये रघुनाथ सिंह ने करवाया। अंग्रेजी शिक्षा के लिए नोबेल स्कूल भी स्थापित करवाया। अब इन्होंने इतने काम करवाए, कुछ स्वामी भक्ति दिखाई, तो दिल्ली का दरबार लगा था,
तो दिल्ली दरबार के अंदर इनको उपाधि भी दी गई थी, ठीक है ना। तो रघुनाथ सिंह जी को ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दी थी, तो वो उपाधि कौन सी दी थी, सवाल है ये। नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर, KCIE, या नाइटहुड, या सर की उपाधि थी, या केसरी की उपाधि थी। नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर, नाइटहुड, सर या केसरी, किसकी उपाधि दी थी इनको ब्रिटिश सरकार ने? क्लास में करवाया हुआ है, बकायदा साफ साफ लिखा हुआ है, डार्क किया हुआ है क्लास के अंदर, नोट्स के अंदर साफ साफ बताओ जरा। ये यही है जो सबसे लंबी दिख रही है, वही है। नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि इनको दी गई थी। तो अब आपको प्रश्न उल्टा करके पूछा जा सकता है कि प्रतापगढ़ के किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि दी? तो वो थे रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह को किसने उपाधि दी नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर की? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने रघुनाथ सिंह को कौन सी उपाधि दी? नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर। कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, लेकिन कान को पकड़ लो बस सही तरीके से। आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, हरिभूषण महाकाव्य, इसकी रचना निम्न में से किसने की? ये 1650 से लेकर के 1660 की अवधि के अंदर लिखा हुआ ग्रंथ है ये हरिभूषण महाकाव्य, काफी अच्छा ग्रंथ है, प्रसिद्ध है। तो इसकी रचना किसने की थी? कल्याण ने, गंगाराम ने, सोरम ने, या व्यास ने? तो कल्याण ने तो कल्याण प्रशस्ति लिखी थी, कल्याण कवि थे, इन्होंने तो दूसरे ग्रंथ की रचना की थी, है ना, प्रताप प्रशस्ति की रचना की थी इन्होंने, तो कल्याण प्रशस्ति नहीं, प्रताप प्रशस्ति। किसके बारे में दी गई है ये प्रताप सिंह जी के बारे में लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना। वंशावली का विवरण है, थोड़ी सी प्रशंसा की गई है प्रताप सिंह जी के। तो कल्याणमण ने तो प्रताप प्रशस्ति की रचना की है। सोरम ऐसा कुछ है नहीं, व्यास कवि कुछ है नहीं, कवि गंगाराम। गंगाराम ने हरिभूषण महाकाव्य की रचना की। ये जो वागड़ के जो राजवंश थे गोइलों से संबंधित, वहीं से संबंधित है कवि गंगाराम। तो हरिभूषण महाकाव्य से संबंधित कुछ आ जाए तो गंगाराम जी को ध्यान रखना, ठीक है। हरि, हरि यानी कृष्ण, भूषण यानी गहना, तो कृष्ण जी का गहना कौन? राम जी खुद, ऐसे कर लो। हरि और राम जी एक जैसे ही तो हैं, विष्णु के अवतार। गंगा तो बैठेगा नहीं, गंगा तो शिव जी से बैठता है, तो कैसे भी याद कर लो, लेकिन कर लेना, ध्यान रखना है इसको, है ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। छोटे से राज्य शाहपुरा, इसकी स्थापना किसने की थी? बस इतना सा छोटा सा सवाल है, शाहपुरा राज्य की स्थापना किसने? शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, शाहपुरा जैसे कस्बे बहुत है राजस्थान के, जयपुर में भी है शाहपुरा एक। तो महाराणा अमर सिंह थे साहब, महाराणा प्रताप के पुत्र। इनके साथ टाइम के ऊपर मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, ठीक है। तो इनके पोते थे, पौत्र, उन्होंने जाकर के शाहपुरा की स्थापना की, वो थे सुजान सिंह। देखो ऑप्शन से भी लगा सकते हो आप, अमर सिंह सेकंड हो गए नहीं, मेवाड़ से संबंधित रहे हैं ये, ठीक है ना। ये भी किशन सिंह किशनगढ़ की स्थापना की थी, भीम सिंह कुछ नहीं है ऐसे, तो बच गए सुजान सिंह। सुजान सिंह ने शाहपुरा की स्थापना, ध्यान रहेगा ये इतना विवरण ध्यान ना भी रखो तो भी ध्यान रख लेना, शाहपुरा की स्थापना सुजान सिंह ने की। ये छोटा सा कस्बा है, फिर बाद में रियासत बन गया, छोटी रियासत है। जब विलय हुआ था राजस्थान का, राजस्थान का जब पुनर्गठन हुआ तो 3 रियासतें थी हमारे पास के अंदर, है ना, किशनगढ़, शाहपुरा और लावा, ध्यान रखना है इसको। अब आ जाते हैं वापस अपन मारवाड़ के इतिहास की तरफ। शुरू हो गया था यहाँ से हमारा मारवाड़ का इतिहास। तो किन्हें हिरण्यकश्यप की संतान बताया जाता है? हिरण्यकश्यप की संतान निम्न में से किन्हें कहा जाता है? ये जो भाटी, जो भाट होते हैं, भाट, है ना,
भाटों की जो रचनाएं हैं उनके अंदर हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया। किसको? चौहानों को, परमारों को, राठौड़ों को या सोलंकियों को। तो देखो ये तो है नहीं संबंधित दोनों, क्योंकि अग्निकुंड से उत्पत्ति के अंदर आ जाते हैं, है ना? परमार, चालुक्य, चौहान या चहमन जिसको कहते हैं, अंतिम में जो आखिरी फाइनल पैदा हुआ वो यही पैदा हुए थे, है ना? तो ये दोनों तो है नहीं। सोलंकियों का ऐसा कुछ इतिहास स्पेशली है नहीं, तो राठौड़ है ये। हम यही तो पढ़ रहे हैं मारवाड़ के इतिहास में, है ना? जोधपुर के राठौड़ वंश। तो भाटियों जो भाट है उनके विवरणों के अंदर राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया। अब इनकी उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग सिद्धांत क्लास में करवाया है मैंने, किसने क्या कहा है, किसने क्या क्या है ये बताया हुआ है क्लास के अंदर, उस पर ही सवाल है। ये हिरण्यकश्यप की संतान राठौड़ों को माना जाता है, इस बात का ध्यान रखना, भाटों ने बताया। और आगे कुछ लोग और भी कहते हैं। तो कौन है जिन्होंने राठौड़ों को भल्लेराव ब्राह्मणी की संतान बताया? भल्लेराव ब्राह्मणी की संतान यानी कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई है। कौन, किसने बताई है? दयाल दास ने बताई है, कि नैण सिंह ने बताई है, कर्नल टोड ने बताई है, कि जीएच ओझा ने बताई? तो ओझा मैंने कहा था क्लास के अंदर ये बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं, ये तो बदायूं से संबंधित बताते हैं इनको, है ना? बदायूं के राजपूत वंश से कोई वहां से संबंधित बताते हैं जीएच ओझा, तो सबसे अलग विवरण इनका ही है। तो ये तो होंगे नहीं भल्लेराव ब्राह्मणी संतान, कौन बताने वाला है? नैन्सी टोड, पृथ्वीराज रासो और भी 2-4 ग्रंथ हैं, ये सब क्या कन्नौज से संबंधित बताते हैं इनको। तो दयालदास की जो ख्यात है, दयालदास का मतलब दयालदासरी ख्यात, तो दयालदासरी ख्यात के अंदर राठौड़ों को भल्लेराव ब्राह्मणी की संतान बताया। ध्यान रहेगा बात? अरे भाई हाँ ना कुछ तो बोल दो, ठीक है? भल्लेराव ब्राह्मणी संतान किस ग्रंथ के अंदर बताया गया राठौड़ों को? दयालदास की ख्यात के अंदर। आगे चलो, निम्न में से किसने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज संबंधित बताया? अभी देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया, बताया है, अभी वो प्रश्न भी आ गया है, अब तो इसको गलत नहीं करना। कन्नौज से संबंधित किसने बताया? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने, कर्नल टॉड ने, पृथ्वीराज रासो ने, या तीनों, उपयुक्त सभी? तो 2 विवरण आते हैं इसमें। एक तो सब तो यही कहते हैं नैणसी की ख्यात है, वो भी पृथ्वीराज रासो भी, है ना? और भी 2 एकाध है ग्रंथ, वो सब यही कहते हैं कि ये कन्नौज से संबंधित है। इसके अलावा विश्वेश्वर नाथ रेऊ, ये बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया इतिहासकार हैं, सम्मानीय इतिहासकार रहे हैं वीएन राव, वो और कर्नल टॉड, ये दोनों बताते हैं, ये भी कन्नौज संबंधित बताते हैं, लेकिन कन्नौज से संबंध ऐसा बताते हैं कि जो जयचंद है ना, ये जिसका मोहम्मद गौरी के साथ में युद्ध हुआ था, बाद में फिर ये हार गया था, तो जयचंद के ही वंशज बताते हैं इनको, है तो कन्नौज से संबंधित, लेकिन जयचंद का वंशज बताया गया है इनको, इनको मारवाड़ के राठौड़ों। ठीक है, तो ये तीनों ही कन्नौज से संबंधित तो है ही। पृथ्वीराज रासो भी कन्नौज से बताता है, टॉड भी बताते हैं, रेव भी बताते हैं, नैणसी भी बता देता है, ये सब कन्नौज से। और यही मत जो है सर्वमान्य है कि कुछ भी हो ये कन्नौज से जरूर आए थे, कन्नौज संबंधित है, इनका जो आदि पुरुष है वो कन्नौज से ही आया था। ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलो, निम्न में से किसे जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कहा जाता है? अभी वही वाली बात कही थी अपन ने कि ये जो इनका जो मूल पुरुष है वो कहा जाता है कि कन्नौज से जाता है। तो कौन है मूल पुरुष? रावसिहा, बीदा, तीड़ा या झाड़ा? कौन है? तो क्लास करवाई हुई है कि जयचंद से युद्ध में हार गए थे, ठीक है? जयचंद युद्ध में हार गया था, फिर ये कन्नौज छोड़ दिए, कन्नौज छोड़ के फर्रुखाबाद आए, और वहां भी क्या है, जो मुगलों मुस्लिम सेना जो है वो पीछा करती रही। इन्होंने आकर के वहां पे काली नदी है, काली नदी के पास में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर ये यहाँ से भी छोड़ दिए, यहाँ भी पीछा करते रहे, फिर ये क्या है द्वारिका जा रहे थे, ठीक है, गुजरात। तो मार्ग के अंदर पुष्कर पड़ता है, ये यूपी का एरिया है, और यहाँ से ये द्वारिका गुजरात जा रहे हैं, मार्ग के अंदर पड़ता है पुष्कर। तो पुष्कर में अपने पड़ाव के दौरान क्या हुआ, वहां पे
पल्लीवाल जो ब्राह्मण है उन्होंने सहायता की, आशा की इनसे कि साहब हमारे ऊपर क्या लूट खसोट होती है। कुछ विवरणों के अंदर तुर्की है, कुछ मुस्लिम आक्रांता है वो लूट खसोट करते हैं। कुछ विवरण कहते हैं कि वहाँ पे मोहिल गोहिल इस तरह के, मोहिल और सोहिल इस तरह से राजपूत जो थे वो तरह से लूट मार किया करते थे। तो उनसे रक्षा करने की बात कही पालीवाल ब्राह्मणों ने, किससे? तो वो आंसर सीहा ही है। सीहा से रक्षा करने की बात की, सीहा ने रक्षा की, रक्षा करके छोटा मोटा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और वही क्या युद्ध में वीर लड़ते हुए इस तरीके से वो वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन इससे कहा जाता है कि इसने क्या किया, राठौड़ वंश की स्थापना तो कर दी थी लेकिन उसको सिस्टमेटिकली नहीं कर पाया, प्रबंधित नहीं कर पाया, उसको व्यवस्थित नहीं कर पाया। इसलिए इनका जो बेटा हुआ वो अपने ननिहाल के अंदर ही बड़ा हुआ। तो राठौड़ों का जो मूल पुरुष है वो सीहा है। कहां से संबंधित है ये? कन्नौज से। ठीक है, आगे चलो। सीहा ने किस क्षेत्र के ऊपर अपना राज्य स्थापित करके जोधपुर के राठौड़ वंश की नींव डाली? यही बात अभी अपन कर रहे थे। तो मैंने क्लास समझाया था कि पुष्कर में रुका था, है ना। तो वहाँ के भीलमाल या जो भीलवाड़ा है वहाँ के जो ब्राह्मण वगैरह उन्होंने सहायता की बात की। तो आप उससे कंफ्यूज होकर के जब इसके राज्य की बात आए तो आप ये मत कर देना कि भीलवाड़ा या ना अजमेर के पास में इन्होंने राज्य स्थापित किया था, ऐसा नहीं था। शुरुआत के अंदर इन्होंने पाली का जो क्षेत्र है, पाली के भी छोटा सा क्षेत्र है उत्तर पश्चिम, जो हमारा पाली है, ये पाली का नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, इस नॉर्थ वेस्ट के एरिया के अंदर इन्होंने छोटा सा अपना राज्य स्थापित किया, लेकिन उसको सिस्टमेटिकली नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी इन्होंने राठौड़ वंश की नींव डाल दी थी। ठीक है ना। तो पाली का उत्तर पश्चिम क्षेत्र का एरिया है जहां पर पे राव सिंह ने अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। चलो आगे सवाल। निम्न में से कौन सा राठौड़ शासक जलालुद्दीन खिलजी की सेना के आक्रमण के दौरान पाली की रक्षा करता हुआ 1291 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुआ? कितना सिस्टमेटिकली, कितना स्पेसिफिक पूछ लिया। जलालुद्दीन खिलजी की सेना का आक्रमण करते हुए, पाली की रक्षा करते हुए, सन भी दे दिया 1291 में। कौन था? कौन था? कौन था? रसोड़े में कौन था? तुम थी, तुम थी। तो इस बात को ध्यान रखना, मैंने कहा था इसके बारे में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन से पहले का शासक। तो जलालुद्दीन जो है उसकी सेना का आक्रमण जब हुआ और उसके पाली की क्षेत्र की रक्षा करते हुए 1291 के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए, ये थे सीहा के पुत्र आस्थान। ठीक है, आस्थान थे। दूहड़ इसके बाद में आया। फिर उनके बाद के वंशजों के अंदर भीम, रायपाल, फिर कनकपाल, जालनसी ये आए थे। ये सब क्लास में करवाया हुआ। तो आस्थान जो था वो तुर्की सेना, जो जलालुद्दीन खिलजी की सेना 1291 ईस्वी के पाली की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आक्रमणकर्ता कौन है? कौन है? दिल्ली सल्तनत का शासक है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। कौन राठौड़ शासक तुर्की सेना से सिवाना की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ? आस्थान तो जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ 1291 के अंदर वीरगति को प्राप्त हुआ। एक और राठौड़ शासक आया जो बाद के अंदर देखने मुगलों या मुस्लिम शासकों से राजपूतों का जो प्रतिरोध है वो चल रहा है ये। ठीक है ना, प्रतिरोध तो चल ही रहा है ना। तो मैंने यही कहा था आपको, जब भी सब इतिहास पढ़ाएंगे तो साथ के साथ में सब करते चले जाएंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत हमें पड़ेगी। सिलेबस में लिखा रहता है कि राजपूतों का मुस्लिम शासकों से प्रतिरोध, वो प्रतिरोध चल ही रहा है। तो तुर्की सेना से सिवाना की रक्षा करते हुए कौन वीरगति को प्राप्त हुआ था? सीहा, बीदा, तीड़ा या झाड़ा? तो सीहा हमने देख लिया, नहीं होगा। बीदा नहीं है। तीड़ा या झाड़ा में से कोई होगा। आप सोचोगे यार ये शासक हुए भी थे क्या, नाम बड़े अजीब से लिख रहे हैं, तीड़ा, झाड़ा, खाड़ा, पीड़ा, पर ये हैं। इसके अंदर से राव तीड़ा है। ये राव तीड़ा सिवाना की रक्षा करते हुए तुर्की सेना से वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ध्यान रखना। आस्थान इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ाई लड़ी।
ठीक है। कब लड़ी? 1291 के अंदर। किसकी रक्षा कर रहे थे? पाली की। और तीड़ा, तुर्की सेना, नाम पता नहीं है कौन है वो, होता तो मैं बता ही देता आपको। रक्षा कर रहे थे किसकी? सिवाना दुर्ग की, सिवाना की। ये वीर गति को प्राप्त राठौड़ शासक। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है ना। चुंडा, चुंडा शासक कहीं है, मेवाड़ में भी है, मारवाड़ में भी है। चुंडा के द्वारा बनवाया गया चूंडसर तालाब। अपन ने देखा था मालवा के, मारवाड़ के अंदर अपन पढ़ रहे थे इतिहास को, फिर बाद में चूंडा आया। चूंडा से हमने थोड़ा बहुत देखा कि क्या हुआ। चूंडा को कुछ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ लड़ी इसने, थोड़ा बहुत जीता, कुछ एरिया जीते इसने। उसने चूंडसर तालाब बनवाया था, है ना। तो कहाँ बनवाया था वो बताओ? नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर। मैंने कहा था कि स्थान के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, भैया चूंडा जोधपुर का होगा, मारवाड़ पाली साइड का होगा तो यहाँ बनवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंडसर तालाब कहाँ बनवाया हुआ है? चूंडा के द्वारा, नागौर के अंदर बनवाया हुआ। इनकी पत्नी ने बनवाया था एक जलाशय, वो कहीं और बनवाया था, है ना। चूंडसर तालाब, प्रश्न ऐसा तो पूछेंगे नहीं चूंडसर तालाब किसने बनाया? चूंडा ने। तो चूंडसर से चूंडा तो बैठ ही रहा है, चूंडासर तालाब। लेकिन ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है। ये ज्योग्राफी के अंदर जब अपन करेंगे ना तो इन चीजों को आएगा, तब अपन को रेफरेंस ध्यान में रखना कि अच्छा ये वो है, तो याद थोड़ा ठीक हो जाएगा। नागौर के अंदर बनवाया हुआ, ठीक है। चुंडा की पत्नी थी चांद गवर, इन्होंने बनवाई चांद बावड़ी। कहाँ बनवाई साहब चांद बावड़ी इन्होंने? मैंने वही बताया, दो निर्माण कार्य के बारे में बताया था अपन ने इसके टाइम पे। तो मैंने कहा स्थान के रूप बीच में कंफ्यूजन नहीं हो जाना है। चूंडा ने बनवाया नागौर में, चांद बावड़ी बनवाई चांद गवर ने फलां जगह पे। तो बताओ किस जगह पे बनवाई? नागौर में बनवाई, पाली में बनाई, जालोर में बनाई कि जोधपुर में बनवाई? तो नागौर तो हो गया कैंसिल चूंडा सर तालाब से। पाली भी नहीं है, जालोर भी नहीं है, जोधपुर के अंदर बना। ठीक है, नागौर के अंदर चूंडसर तालाब, चूंडसर या चूंडासर जलाशय, और जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी। किसने बनवाई? चांद कंवर ने बनवाई। ध्यान रहेगा, स्थानों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये साहब हमारा मेवाड़ का जो चल रहा था वो भी कंप्लीट हो गया, और मारवाड़ हमारा शुरू हो गया। जो शुरू हो गया उसका खत्म कर लेंगे जल्दी से। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है ना। जो करवाया है उसको ढंग से पढ़ो, रिवीजन करो जितना हो सकता है, और प्रैक्टिस करो। एग्जाम पास में आ रहे हैं, डेट लतीफी नहीं चलेगी, अब टाइम बचा नहीं है आपके पास में ज़्यादा। जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उस जो पढ़ रखा हो उसको रिवाइज करो, और जो कुछ छूट गया अभी भी वक्त है उसको कवर करो, ठीक है। जो व्यूअर्स हमारे यूट्यूब पे देखते हैं जो क्लास के अंदर नहीं है, उनके लिए स्पेशली क्या, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।